नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच 50-50 के मुकाबले के बाद से विधानसभा का रण तैयार किया जा रहा है। हरियाणा में कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी की बैठक बुलाई और इस बैठक में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही हरियाणा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और बिप्लब देब को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी जिसे लेकर के अब कांग्रेस के सभी नेता हरियाणा में जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में गोहाना के कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में जो है हरियाणा की जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है और इस बार हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में हैट्रिक मारने के इरादे से इस बार बीजेपी भी है और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही इनेलो भी इन्हीं के चलते युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए खास योजना तैयार कर रही है, जिसके चलते इनेलो ने युवाओं के लिए जॉब कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के जरिए इनेलो ने सत्ता में आने पर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। तो कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए पार्टियां अब लगभग तैयार होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा का रण एक तरीके से तैयार करने में लगी हुई हैं पार्टियां और इसके मद्देनजर जो है अब बैठकें भी लगातार हो रही हैं। इस बीच जो है बीजेपी ने बैठक बुलाई दिल्ली में और हरियाणा बीजेपी की दिल्ली में बैठक बुलाई और इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की जो है नियुक्ति की गई। प्रभारी चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए और सह प्रभारी के रूप में बिप्लब देब को यहां पर नियुक्त किया गया है। तो इससे पार्टी उम्मीद जता रही है कि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये भी है, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बीजेपी और ज्यादा मजबूत करना चाहती है और कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि परिणाम उनके पक्ष में ना आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ जो है लगातार बैठकों के साथ ही चुनावी रणनीति भी तैयार कर रही है और इसी के मद्देनजर जो है एक आत्मविश्वास कांग्रेस लगातार दिखा रही है। कांग्रेस के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है और एक तरफा नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी भी हार नहीं मान रही है और लगातार जो है बयानों के साथ ही तैयारियों में भी तेजी दिखा रही है। लेकिन बात अगर इनेलो की करें तो प्रदेश भर में जहां लोकसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम इनेलो के लिए रहे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए वो अपनी तैयारियों के साथ उतर रही है और युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि 30% से ज्यादा वोट जो है वो युवाओं का है, तो ऐसे में इन सबको देखते हुए इनेलो भी अपना दांव खेलने को तैयार है और युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के एक बड़ी गारंटी यहां पर देती हुई इनेलो नजर आ रही है। जॉब कैलेंडर की बात इनेलो द्वारा की जा रही है, इसमें पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर वो इस बार सत्ता में आती है तो 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी, यानी सरकारी नौकरी देगी। तो इसको लेकर के जो है लगातार अब पार्टियां एक्टिव हो रही हैं चुनाव को लेकर के और हरियाणा में क्योंकि मात्र 3 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाएंगे, 3 महीने के बाद जो है चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टियां जो है लगातार तैयारियां कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं और अपने अपने दावे करती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि मुद्दों की अगर बात करें तो इस पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर कुछ देखिए जो लगातार ये बताती हैं कि पार्टियों की तैयारियां प्रदेश भर में जारी हैं। और करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही अनुसुरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
रामराजी शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से ले लेती हूं, क्योंकि कुछ ही महीने हैं चुनाव के, ऐसे में तैयारियां अब आप लोगों की तेज होने लगी है। बैठक हुई, एक तो बैठक में क्या अहम रहा वो बताइएगा, और प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को जो है प्रभारी बना दिया गया और सह प्रभारी के रूप में विप्लव देव को यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे में कितनी मजबूती आने वाले चुनाव में मिलने वाली है? देखो, बैठक में सबसे बड़ा तो क्या है कि हमारे को चुनाव प्रभारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मिले हैं, और सह प्रभारी हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के और एमपी राज्यसभा हैं, वो मिले हैं। और कोई चूक ना रह जाए इसके लिए पार्टी ने चिंतन मंथन किया, और ज्यादा जोश से और ज्यादा युवाओं को साथ जोड़ के जनता में और ज्यादा विश्वास पैदा करके हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं समझता हूं जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमने सिद्ध किया है, हमने बहुत मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और संगठन में हम बूथ लेवल तक पहुंचे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अब जनता के बीच जा रहे हैं, और कोई उनसे गिले शिकवे हैं, कोई चूक रह गई है, कोई ऐसी बात है वो अकेले में करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी वो भी बात कर रहे हैं। और वो अक्सर कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए, यू आर वेलकम एनी टाइम। और उनको बहुत जोश के रूप में समर्थन मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, छत्तीसगढ़ बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। और भाजपा ने 56 साल में हरियाणा को ओबीसी सीएम दिया है। ये भाजपा में संभव है कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। जी ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये चुनाव जो है, चलिए आपने तैयारियों का तो कहा कि चलो कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से क्या लगता है आपको कि चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं आपके लिए हरियाणा में? वो मैं आपको बताऊंगा। चुनाव के जो हम 5 सीट जो लूज कर गई थी उनके कारण भी बताऊंगा। एक तो ये है सोनीपत वाली हम बहुत कम मार्जिन से सीट लूज कर गई, हमारे को थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई है। उसमें कहीं कांग्रेस ने भी कहीं गड़बड़ की है, वो भी हमारे सामने आया है, और मैं समझता हूं ये आगे दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा क्या है, चुनौतियां ज्यादा लग रही हैं इस बार, चुनौतियां ज्यादा लग रही हैं। सवाल मेरा ये है कि चुनौतियां क्या ज्यादा लग रही हैं? ऐसा चुनौतियां भी थोड़ी सी ज्यादा हैं, उसका भी हम सामना करेंगे। और हमारे कोई ऐसी बात नहीं है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस का मैं आपको बता रहा था, कांग्रेस की ये काट की हंडी है, एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने एक तो झूठा प्रचार किया, भाई हमने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया। ये संविधान बदला जा रहा है, संविधान खतरे में, कहाँ संविधान बदला जा रहा था, कहाँ संविधान खतरे में था। दूसरा इन्होंने नारा दिया भाई आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तीसरा इन्होंने वो गारंटी कार्ड बांटा, भाई महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे, और 1 लाख रुपया उनके खाते में सालाना आएगा। खटाखट वो खटाखट वाले अब ढूंढ नहीं पा रहे, जनता पीछे पीछे है, महिलाओं पीछे पीछे है, और खटाखट वाले आगे आगे वो भागे फिर रहे हैं। ये झूठ बोली थी, ये झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब जनता इनको जान चुकी है, जनता इनको वोट देकर पछता रही है, और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और बड़े जोश के साथ में हमारे कार्यकर्ता हमारे जनता के सामने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं जो नायब सैनी जी का प्रोफाइल है वो मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, और बहुत ही युवा शक्ति के क्या नाम है, क्या उनको युवा शक्ति उनके साथ है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। क्योंकि हमने काम किया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। पहले जातिगत आधार पर, खर्ची पर्ची के आधार पर, पहले परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद,
भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। चलिए ठीक मनोहर है, लाल जी ने इस रोजगार प्रथा पर को भी तोड़ा चर्चा करेंगे और क्योंकि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है आज के इस डिबेट में, क्योंकि इनेलो की तरफ से भी बताऊंगा आपको। बिल्कुल। हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर, बिना खर्चे बिना प्रति के। ये अपने आप में हमारी सरकार की उपलब्धि है और युवा शक्ति हमारे साथ है। महिलाओं के लिए हमने 33% आरक्षण किया और तीन तलाक हमने खत्म किए। अब इन उपलब्धियों के तहत जनता आने वाले समय में साथ देती है नहीं, ये तो आगे देखा जाएगा। हाँ। लेकिन रोकूंगी आपको, आगे बहुत सारी चर्चाएं करनी है और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनु सूराजी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ बनी हुए हैं। अनु जी, ये तो कह रहे हैं कि भले ही जो भी हुई हो थोड़ी ऊंच नीच लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम तो तीसरी बार आ रहे हैं, ऐसा इनका दावा है और विश्वास भी है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है इस बीच, जॉब कैलेंडर, इनेलो की तरफ से जॉब कैलेंडर की बहुत चर्चा हो रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1 लाख लोगों को यानी युवाओं को नौकरी देंगे। तो क्या है ये पूरी स्ट्रेटेजी? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जनता का मूड क्या है वो जनता ने इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में खासकर बता दिया है। हरियाणा में जो ये लोकसभा चुनाव हुआ था, बहुत ही पोलराइज्ड ये चुनाव था। 2 धड़े बन गए थे। एक जो मोदी को वोट करता है, जिसको हम आमतौर पे मोदी भगत कहते हैं, और दूसरा वो जनता का धड़ा जो मोदी के विरोध में वोट करने के लिए इस बार आया था। और जो लोग मोदी को देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने फैसला किया कि हम एक तरफा होके मोदी को इस बार सत्ता से बाहर करेंगे। हालांकि विपक्ष की बड़ी कमजोरी यहाँ रही। तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण करी है और मैं इसको पूरी तरह से विपक्ष की विफलता मानती हूँ कि एकजुट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर 5 सीट बीजेपी फिर से लेने में कामयाब होगी। किस तरीके की एकजुटता? एकजुटता ऐसे, जो पार्टी जिसका हरियाणा के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका आज तक एक एमएलए नहीं बना है, उसको तो गठबंधन में शामिल करती है कांग्रेस। और जिन पार्टियों का एक इतिहास रहा है, जिसके कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। तो रिजल्ट तो यही मिलने थे। या मैं तो यहाँ पे बहुत स्पष्टता से कहूंगी कि बिल्कुल जनता इस बार परेशान थी, वो मोदी के खिलाफ वोट देना चाहती थी। 10 की 10 सीटों पे हरियाणा में भाजपा को हराना चाहती थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि 10 की 10 सीटों पे भाजपा हारे। मैं बताती हूं, अगर कांग्रेस ये चाहती तो करनाल सीट की सबसे पहले मैं बात करूंगी, जहां पे हुड्डा साहब ने सेटिंग करके खुद खट्टर साहब को वो सीट निकलवाई, ताकि रोहतक और सोनीपत में थोड़ा खतरा कम हो जाए। उसके बाद करूंगी भिवानी सीट की। भिवानी सीट को जानबूझ के छोड़ा गया ताकि कांग्रेस के अंदर जो कलह है, गुटबाजी है, एक बंदे को, एक नेता को साफ किया जाए, और रिजल्ट भिवानी में आपने देख लिया। उसके बाद कुरुक्षेत्र की बात करूंगी। कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने क्या किया कि सीट दी आम आदमी पार्टी को। अरे दिल्ली में और पंजाब में आप थके नहीं हो क्या? किस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खाया है। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया दिल्ली से, और उस पार्टी को आप हरियाणा के अंदर पनाह दे रहे हो। क्या चाहते हैं हुड्डा साहब कि हरियाणा कांग्रेस को भी कमजोर करें आके? यहाँ पर मैं जितना समझ पा रही हूँ अनु जी, मुझे नाराजगी दिख रही है इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल ना करने की और आम आदमी पार्टी को शामिल करने की। जी ज्योति जी, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत डेस्परेटली ये चाहते थे कि मोदी जी और ये भाजपा केंद्र की सत्ता से आउट हो, निकले और तीसरे मोर्चे की कह लीजिए, चाहे आप महागठबंधन की सरकार बने, और ये नहीं होने दिया गया। अगर चौटाला साहब या इनेलो इस गठबंधन में होती तो नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में होते। सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर इनेलो की रैली में ही ये सब लोग नेता एकत्रित हुए थे और वहां से घोषणा की गई थी। तो आपकी तरफ से पहल की गई थी इस गठबंधन में जाने की? बिल्कुल की गई थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हुड्डा साहब डरते हैं। हुड्डा साहब खुद चाहते हैं कि केंद्र के अंदर मोदी की, भाजपा की सरकार रहे, ताकि हरियाणा के अंदर हुड्डा का अस्तित्व बना रहे। जैसे ही सेंटर से मोदी जाएगा, यहाँ हरियाणा के अंदर हुड्डा को दरकिनार कांग्रेस करेगी।
ये डरे हुए लोग हैं। हुड्डा साहब से ज्यादा डरपोक नेता हो नहीं सकता। तो जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम थे तब क्या केंद्र में मोदी जी थे? देखिए, तब परिस्थितियां अलग थी। कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस हुड्डा ने नहीं बनाई है। हुड्डा सिर्फ एक नेता है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। हुड्डा ने तो हरियाणा के अंदर जो किया है, धीरे धीरे करके सारे नेताओं को भगाने का ही काम किया है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, अशोक तंवर हो, अब किरण चौधरी को किनारे कर दिया गया है। और आगे भी यही इनका रवैया रहने वाला है। तो हुड्डा तो कांग्रेस में जब तक रहेंगे कांग्रेस का सत्यानाश करते ही रहेंगे और भाजपा को अंदर खाते सपोर्ट करते ही रहेंगे। लेकिन एक मोर्चा बन सकता था जो भाजपा को हरियाणा से बिल्कुल साफ, विस्तार से जवाब लूंगी आपसे, जो हरियाणा से भाजपा को बिल्कुल साफ कर सकता था। तो लेकिन वो नहीं बनने दिया गया। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि इस चुनाव में कम से कम भाजपा को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब जनता बहुत ही डेस्परेट है भाजपा को हरियाणा से भगाने के लिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और इस लोकसभा चुनाव में गई है। मैं हिसार का एग्जांपल दूंगी। जिस हिसार के अंदर पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 1.5-2 लाख वोट मिले थे और तीसरे नंबर पे इनका प्रत्याशी रहा था, उस हिसार से कांग्रेस जीतती है। इसका मतलब समझते हो आप? 33% वोट का हाइक भाजपा का। तो इस बार फिर से साथ मांगेंगे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का? जी नहीं, मैं बताती हूँ आपको। भाजपा का वोट तो 8% डाउन गया, लेकिन कांग्रेस का वोट 33% अप गया है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि हमें कुछ भी करके, हमें चाहे काला चोर जिताना पड़े, लेकिन हम भाजपा को तो हराएंगे। ये रवैया जनता का, ये मूड जनता का था। लेकिन इसका मतलब कांग्रेस ये ना समझे कि ये मूड जनता का विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर हमें प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, राज्य का नेतृत्व चुनना है। और राज्य के नेतृत्व की बात जब आती है, आप दिया ना, मेन जवाब तो आपने आप दिया। यही तो जवाब मैं आपसे मांग रही थी। खैर, आपने जॉब कैलेंडर वाली बात पे जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि हांडा जी भी बहुत देर से वेट करिए, दोबारा लौटूंगी आपके पास। हांडा जी, दोनों को आपने सुना और अपने अपने दावे है, ये बात ठीक है। जॉब कैलेंडर पर आगे वो बात करेंगे, लेकिन इसमें मेन बात उन्होंने क्या बोली कि हम तो चाहते थे आपके पास आना, लेकिन आप ही ने मना किया। आपने ऐसे लोगों को शामिल किया जिनका एक एमएलए तक नहीं है। आम आदमी पार्टी की वो बात कर रही थी। ज्योति जी, आपको नमस्कार। अनु बहन को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। राम राम जी, राम राम। हम हर बात का कहते हैं कि हम हर बात का जबान से इशारा नहीं करते। आसमां पर चलने वाले जमीन पर गुजारा नहीं करते। हर हालात बदलने की हिम्मत है हम में। सुनिएगा अनु जी, हर हालात बदलने की हिम्मत है हम में। वक्त का हर फैसला हम गंवारा नहीं करते। पहले मैं आप ही की बातों का जवाब दूंगी। आपने कहा जिसका कोई वो नहीं था, वजूद नहीं था हरियाणा में, हमने उनको गठबंधन में लिया। आपने भी सारी सीटें लड़ी थी। अगर आपने सपोर्ट करना था कांग्रेस को, जीतकर आप सपोर्ट कर सकते थे इस तरीके से। पहली बात। दूसरी बात, आप जो हमेशा हुड्डा साहब के सारे पीछे पड़े रहते क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, वो मुझे भी समझ में आती है। आपके तो परिवार में ही फूट हो गई, एक सीट भी आप नहीं ला पाए। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के सबसे बड़े प्रेमी तो आप हैं। आप हमारे पर इल्जाम लगाते, पहले कहते थे चेहरे नहीं है, फिर कहते थे ये प्रत्याशी उतारे, लेकिन था तो मुकाबला खड़ा ना, जिसमें आप कहीं नजर नहीं आए। और जेजेपी की तो जमानत, जब नोटा से उनका कंपटीशन हो रहा था, वो भी आप ही के प्रोडक्ट है ना, INLD का। दूसरी बात, मैंने कहा कि आप जीत जाते, एक आधी सीट आपने सपोर्ट करना था, आप कर देते बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। RSS का बीज बोया ही चौधरी देवीलाल जी ने है, ये आपको शायद मालूम नहीं है। दूसरी बात, आप ही ने सरकार बनाई। जब राज्यसभा का सांसद बनाने की बारी आती है तो आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं। आप भाजपा प्रेमी हैं, इसलिए आपको गठबंधन में नहीं लिया गया और हमने उनके साथ लड़ा। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, ठीक है। और आप कहते हैं कि आप हमारी विपक्ष की कमजोरी, अरे आपने इतना दिखता, आपको नेशनल लेवल पे दिखा नहीं कि कितना विपक्ष अब स्ट्रांग हो गया है। अब इनके जो आका हैं भाजपा के, मोदी जी, अब तो खैर भाजपा भी नहीं रही और वो मोदी सरकार भी नहीं रही। अब तो NDA है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। अब वो अपनी मन मर्जियां नहीं कर पाएंगे। अब विपक्ष बड़ा स्ट्रांग है, JPC की मांग कर रहा है, स्पीकर की मांग कर रहा है। किसकी वजह से? रुक जाइए, आपके बीच में नहीं बोली थी, वेट कीजिए। JPC की मांग कर रहा है, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और कितने घपले हुए, आपने उनमें से कोई भी नहीं गिनाया भाजपा का, जो मैं गिनाने जा रही हूं। मैं अभी इनके जो हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल है अमित मालवीय है, उनके ऊपर कितना आरोप है, उनके ऊपर यौन शोषण के बंगाल में। और कहते हैं कि भाजपा के नेता औरतों की आपूर्ति करने में लगे हों उनके।
ट्रेन हादसे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि मोदी जी के करीबी हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया इतने बड़े एक्सीडेंट जो हुआ था बालासोर में, ना अभी अभी जो बंगाल में हुआ, कोई उनको मतलब नहीं है। कोई मरता है मरे, कुछ भी हो, दे आर नॉट बॉदर्ड, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। अब ये बैसाखियों पर आ गए हैं, प्रदेश में भी अल्पमत की सरकार में है और केंद्र में भी अल्पमत की सरकार में है, तो ये किसके एफर्ट्स हुए? आप कहते हैं विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ने काम नहीं किया, राहुल जी को सड़कों पर उतरना पड़ा, ये आप भी जानती हैं अच्छी तरह से, मीडिया ने कहीं जगह नहीं दी हमें। रुक जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना, ये आप बार बार क्यों कहते हैं मीडिया ने जगह नहीं दी? नहीं सर, मैडम मैं तो कहूंगी, जो मैंने देखा मैं वो बोलूंगी मैं जरूर। आपको जो सवाल पूछने आप पूछिए, लेकिन जो सच है वो मैं भी कहूंगी। मैं क्या हुए, आजकल वो न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, मोदी मोदी मोदी, हमें जरा सी जगह मिलती थी हमारी न्यूज को, भारत जोड़ो यात्रा की जो इतनी बड़ी बात थी, ठीक है, इतना ही स्पेस मिलता था। मोदी जी की 10-10 बातें झूठी, वो भी सारी, ये विकास किया वो विकास किया, इनके खुद के अपने नेता इनके अंदर तलवारें खींची हुई। अभी मैं बता दूं जरा, मैं हमारे बारे में तो बात नहीं करें, क्योंकि मैं इनकी बातों का जवाब देना बिल्कुल जरूरी समझती नहीं हूँ। ही इज नॉट वर्थ आंसरिंग, ही इज नॉट वर्थ इवन लिसनिंग। राम राजेश शर्मा, मैं आपको ओपनली बोल रही हूं मैं, बिकॉज ही स्पीक क्रैम्ड डायलॉग्स एवरी टाइम, सेम थिंग, भागम भागे, वो फलाना ढिमका, दिस एंड दैट। अल्पमत की सरकार तो हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। अब मैं पूछना चाहूंगी जरा इनसे, ज्योति जी पूछकर जवाब दीजिएगा, क्या अब इनकी सरकार जो केंद्र में बन गई है धोखे से, हाँ अनु जी आपकी बात नॉलेज में 2-4 बातें और लाना चाहती हूँ। हमारी जो है 18 सीटें यूपी में किसकी वजह से गई? इन्होंने मायावती को डरा धमका कर वोट काटे हमारे, और हमारी 18 सीटें वहां गई। 3 गए, 1 मिनट सुन लीजिए, 2 गुजरात में गई, 1 वहां गई, और बाकी इन्होंने क्या क्या घपले नहीं किए। और हमारा निहत्था विपक्ष जो नेशनल लेवल पर लड़ा है, इनके पास इलेक्शन कमीशन, देश का सारा धन बल, भुजबल, और सीबीआई, ईडी, आईटी, इलेक्शन कमीशन तक इनका, कितनी कंप्लेंट्स है जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुना ही नहीं, और कहते नहीं जी हम तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा रहे हैं। निहत्था विपक्ष था। आप ये सोचिए किस तरीके से मिलकर हम लोग लड़े हैं, चाहे हम महाराष्ट्र में जाएं, कहीं भी जाएं। मैंने बताया आपको तो भाजपा प्रेम था, इसीलिए हमारे बड़े नेताओं के भी ये फैसले होते हैं जो बैठे हुए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, ठीक है। दूसरी कुछ बातें, हैट्रिक पिछली बार की बैसाखी पर लगी, हैट्रिक तो क्या की बात अब कर रहे हैं, पिछली बार भी बैसाखियों पर ला दिया था जनता ने भाजपा को, जब इनको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। अभी भी अल्पमत में है, लेकिन पॉलिसीज पर पॉलिसी और नई नई स्ट्रेटेजीज ला रही है, और मान रही है नायब सैनी सरकार कि हाँ जी पोर्टल में खामियां थी, प्रॉपर्टी आईडी में खामियां थी, यानी कि नीतिगत तौर पर ये लोग अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी, इनके प्रवक्ता कहते थे भाजपा के जी जब से लोकसभा के चुनाव का ऐलान हुआ है हमने तैयारी शुरू कर दी। हमारी 2.5 साल से तैयारी चल रही थी, हमने एक एक चीज को परखा, सोचा, और हमारा मैनिफेस्टो तो आपने मशहूर कर दिया, भाजपा ने, मोदी जी ने मशहूर कर दिया। लोगों ने कहा देखे तो सही, लेंस लेकर भी देख रहे थे, कोई एक शब्द भी नहीं उनको मिला कि कोई गलत उसमें लिखा हो कांग्रेस ने हमारे उसमें मैनिफेस्टो में। ठीक है, दूसरी कुछ बातें और है, आपकी बात को 24 नहीं 5-10 सेकंड और दीजिएगा। 24 जून का इंतजार है, अब जब संसद जो है आपकी शुरू होगी, पहला सत्र शुरू होगा, क्योंकि नायडू जी मांग रहे हैं स्पीकर, उनको भरोसा नहीं है मोदी पर कि ये तोड़ फोड़ करेंगे, हमारे जो है एमपीज को डराएंगे, धमकाएंगे और अपने पाले में ले लेंगे। यही डर नीतीश जी को भी है, क्योंकि उनके साथ भी ये घपलेबाजी कर चुके हैं ये, तो इनका भरोसा कोई नहीं कर रहा, इसलिए स्पीकर वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह होम मिनिस्टर ना रहे, और यहां तक कि नायडू जी ने तो ये भी कह दिया कि मैंने 4% आरक्षण की अनाउंसमेंट करी हुई है अपने आंध्र प्रदेश में, और 1-1 करोड़ की राशि भी किसी अपनी पार्टी की चिंता करिए, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, आगे भी आएगी। चलिए ठीक है, हरियाणा में भी आएगी हमारी। शर्मा जी जवाब लूंगी, मैं सबको बराबर टाइम दे रही हूँ, ठीक है। हांडा जी रोकना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटूंगी, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तुम हुस्न परी तुम
नमस्कार दोस्तों। एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा भी जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद अनुज जी आपके पास आना चाहूंगी, छोटा सा जवाब आप दीजिए, उसके बाद से शर्मा जी आपके पास आऊंगी। ये कि हमें एक बार मोदी को हराना है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उससे बहुत ही ज्यादा आहत थे लोग। उनको ये था कि एक बार मोदी को हटाते हैं, उसके बाद हरियाणा देखेंगे। हालांकि अभी कांग्रेस जो खुश हो रही है ना कि ये हमारा वोट है, वो उनका नहीं है। 33% वोट बढ़ने का मतलब समझते हो आप? वो वोट सारा एंटी कांग्रेस ही था पिछली बार तो, लेकिन इस बार गया है मजबूरी में, तो वो मजबूरी आप क्रिएट। कांग्रेस नहीं था पूरी तरह। 1.5 लाख वोट थे आपके हिसार। आपका तो एक ही एमएलए आया था। हिसार से 1.5 लाख वोट आया था पिछली बार आपका। कोई बात नहीं, आपके कहां पर है? आपके कहां पर है आंकड़े? आप ही बता दीजिए। मैं बताती हूँ कमल जी, पिछली बार आपकी 0 सीट थी लोकसभा में, 31 एमएलए बने ना, वैसे ही आगे भी होगा। विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। मुझे भी मालूम है। ये तो टाइम बदलता रहता है। 20 साल बाद आप ठीक कह रहे हो। हाँ, ठीक कह रहे हो, टाइम बदलता रहता है। तो जिस तरह से आप तो 20-30-60 हजार के अंतर से जीते हो। हिसार लोकसभा में 2014 में हम बहुत जबरदस्त तरीके से जीते थे और ये वही लोकसभा है। वो वोट इस बार टेम्परेरी आपको क्यों नहीं दिया? अगर आप जीते थे तो आपको क्यों नहीं दिया? देखो, बहुत सीधा सा कारण है, बहुत सीधा सा कारण है कि वो शुरू से यही तो कह रही है कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, वरना तो सरकार भी चुनाव में मतदान जो हुआ वो दो चीजों पर हुआ। जो अच्छे नेता हैं, शैलजा है आपकी, किरण चौधरी, उनको इतना इग्नोर कर रही है कांग्रेस। तो आप किसी को क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ हम जिसको टिकट देंगे वो एआईसीसी से जाके बात करे। पहली बात, हमारा आला कमान का फैसला होता है। वो मीटिंग्स होती है। आपके यहाँ बंदे ही कितने हैं बताइए? केंद्र में आप है नहीं, आप रीजनल पार्टी है। सुनो हांडा जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया कि आपने तीसरी बार मोदी को शपथ दिलवा दी। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। चौथी बार भी लेगा। इलेक्शन रहे कांग्रेस के तो चौथी बार भी लेगा। हाँ, नहीं, जनता को गुमराह मत कीजिए। बार बार कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। शपथ नहीं दिलवाई।
बार बार सपोर्ट नहीं करेगी पब्लिक। आप लोगों के कांग्रेसियों के लक्षण देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर सांप पाल रहे थे आप तो। कुरुक्षेत्र में कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी कि नीतीश जी और नायडू जी उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन नहीं आए तो बात आम आदमी पार्टी आपके सिर पे नाचती अगर एक सांसद भी बन जाता था। बैसाखी पर ना कितनी देर चलती है, भी इंतजार तो कीजिए, हमने शपथ नहीं दिलवाई है। उन्होंने बेईमानी से बहुत कह रहे हैं कि अभी जो कोशिश की थी वो पूरी नहीं, एक बार फिर से कोशिश करेंगे एनडीए को खुदा का इंकार ले दो कांग्रेस को। चलिए ठीक है, दोनों को डूबेंगे अगर आप आगे तो ठीक है। 10 की 10 सीट हारती बीजेपी, 10 की 10 सीट हारती बीजेपी। जिन्होंने राम रहीम को पनपने दिया अपने ही क्षेत्र में सिरसा में। चलिए ठीक है, दोनों से फिर चर्चा करूंगी। उसने मुद्दों से भटक रहे हैं। ठीक है, शर्मा जी सवाल और उन्हीं बाबों के आगे आपके नेता माथे टेकते हैं क्यों? हमारे नहीं भाजपा के आपके भी सारे टेकते हैं। आप भी जाते थे, आपके भी जाते थे नेता। नाम बता दीजिए अनुजी। एक मिनट, झांसाराम जी भी आसाराम के पास जाते थे, आपको देखा उनके क्या कहते आशीर्वाद को मान गए छू। झांसाराम जी भी आसाराम के शिष्य थे। नवीन जिंदल आपका ही है ना, सारे बाबे इकट्ठे कर रखे थे उसने। मैंने तो नहीं देखे बाबे, आपको पता नहीं कहाँ से नजर आ गए बाबे, मेरे को तो पता ही नहीं। जीते वो बाबों के सारे हैं। और मैं तो कहती हूँ ठीक है, कुरुक्षेत्र में वो जीते। बात तो सुनो तो आप। मैं तो कहती हूँ शुक्र है कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जीत गया। अगर ये आम पार्टी वाला सांप आ बैठता ना तो कांग्रेस को ही खाता, जैसे दिल्ली में खा गए। शुक्र है वहां पे। उसकी आप हमारी चिंता मत कीजिए अनुजी, ये मैं आपको बताऊंगा। आप सब अपनी अपनी चिंता करें, सही बात है, सब अपनी अपनी चिंता करेंगे। शीर्ष नेतृत्व है, सब अपनी अपनी चिंता करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव नजदीक आगे से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें मोदी मारना था, अब विधानसभा में नहीं करेंगे आपकी चिंता। नहीं, आप वैसे भी मत करो। विधानसभा के कहीं पर भी महाराष्ट्र में भी उन्होंने कारण बता दिया वैसे कि आपको क्यों नहीं उन्होंने गठबंधन। ये जो हर सीट पे 20-30 हजार के वोटों से जीतते हो ना, ये 20-30 हजार का वोट उस तरफ हो गया तो रहोगे। आपकी पीड़ा 20-30 हजार वोट नहीं लिया गया, आपकी पीड़ा में समझती हूँ मैं। 20-30 हजार वोट उस तरफ हो गया तो सत्तोगे। आप लोगों को यही समय बदलता रहता है। आपकी चुपके से मदद करी गई है मोदी को मारने के लिए, और आपको यही समझ नहीं है। रोगे अगर ये चला गया तो। आपका एमपी बन गया और हमें सपोर्ट कर गया, बताइए ना जरा। अरे जो तुम्हारे बने वो वोट किसका था? जो आपके बने वो वोट किसका था? उनका कहना है कि जो आपको वोटों की बढ़त मिली है प्रतिशत, वो वोट हमारा था, कह रहे हो। लोगों ने बनाए हैं। आपके बावरिया घर तक आके रोए थे, ना असली हुआ हो आपका बावरिया ना, बावरिया घर घर आके रोया था, घर आके। दीपक बावरिया जी की बात करेंगे फोन पे। घर आके रोया था। बहन जी हाथ जुड़ा लो। क्या कैसी बातें कहाँ से ले आई आप अनु जी, जो मैंने कभी सुनी नहीं ना। दीपक बावरिया जी की बात कर रहे हैं। कमाल कर रहे हो। मैं समझ रही हूँ बावरिया जी, दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं। प्रदेश प्रभारी वो कह रही है कि वो वोट मांगने के लिए इनेलो नेताओं के घर बाहर आएगा तो वीडियो बना लूंगी बावरिया की। इनेलो नेताओं के घर गई, यही कह रहे हैं अनु जी, यही कह रहे हैं कि दीपक बावरिया जी इनेलो नेताओं के घर गए। एहसान फरामोश हो कम से कम अपने। एहसान फरामोश तो आप हैं, पूछ तो लो अपने हाईकमान से। तकलीफ आपको है, हाईकमान से पूछ लो। नहीं लिया आप एक भी सीट जीत जाते, सपोर्ट करते कांग्रेस को, अगर आपको इतना ही था। वो आपने नहीं किया। कोई वो कह रही कि हमने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया वोटों के। उतारे ही थे ना। चलिए ठीक है, प्रत्याशी तो उतारे ही थे ना, ऐसा तो उतारे थे। विधानसभा अभी विधानसभा आएगी, आगे देख लेना। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, 2-4 महीने का इंतजार है, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का कांग्रेसियों का रवैया देख लिया हमने जीतने के बाद। आगे से उम्मीद मत करना सपोर्ट की। नहीं, हमने कब मांगी आपको? गठबंधन में नहीं लिया तो उम्मीद सपोर्ट की उम्मीद क्या करनी? आप लोग हर डिबेट में रहते थे, इकट्ठे हो जाओ, मोदी मारना है, मोदी मारना है। आपसे फिर भी नहीं मारा गया। नहीं कहा, कभी नहीं कहा, फिर भी नहीं मारा गया। तीसरी बार बन गया, चौथी बार। ये तो विरोधाभास है ना, ये तो विरोधाभास। अनु जी यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी आपने कहा कि इन्होंने लिया नहीं आपको, हमारी बनने लग रही है, आप काम का लड़ रहे हो बेकार में। शर्मा जी लौटूंगी। अनु जी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने हमें गठबंधन में नहीं लिया। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को लिया। अब आप कह रही हैं कि आपने डिबेट में इन्होंने साथ मांगा आपसे। अरे मैडम, विश्व के सबसे लोकप्रिय है, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री ने चलिए ठीक है, विधानसभा पे वापस आते हैं। ठीक है, विधानसभा पे वापस आते हैं। शर्मा जी बोलो। शर्मा जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको बार बार उठा रही है कांग्रेस, अग्निवीर वाला।
दीपेंद्र हुड्डा इस पर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जब फौज की नौकरी होती थी तो हजारों हजार युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी मिलती थी, लेकिन अब जब ये अग्निवीर वाली बात आ गई 500-600 पर सिमट गए हैं, वो भी 4 साल बाद रिटायर होने वाले। तो इस पर वो घेर रहे हैं और इसको लेकर इनेलो कह रही है कि हम जॉब कैलेंडर लेकर के आएंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। जॉब को लेकर क्या प्लान है? अग्निवीर योजना का काम खत्म करेंगे। ज्योति जी, उनकी आवाज नहीं उनको आ रही। अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे, बिल्कुल उसको हम डंप कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये 30 लाख नौकरियों की, यहाँ 1 लाख नौकरियों की बात कर रही है। 2 लाख सरकारी पद खाली, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। वो हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हम उनको फिलअप करने की कोशिश करें। हमारी कैबिनेट मीटिंग, तुम प्रधानमंत्री तो मोदी है, करे जाओ कैबिनेट मीटिंग। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, एक एक करके। नहीं, फिर हरियाणा में तो मोदी कहाँ से लेंगे? हरियाणा में क्या है? तीसरी बार मोदी को दिलवा दी इन्होंने। आप बार बार ये बात मत बोलो, ज्यादा जनता को गुमराह करने शर्मा जी आवाज आ रही है। शर्मा जी आवाज आ रही है। खत्म। फिर आप उसी मुद्दे पर आ जाएंगे। हांडा जी दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ, ठीक है। सीटें आप भी जीत लेते, कर देते। ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ। शर्मा जी से मेरा सवाल है। हांडा जी रोक रही हूँ आपको। शर्मा जी, मेरा सवाल ये था कि नौकरी वाला मुद्दा, जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, इस पर कांग्रेस आजकल खूब भड़क रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मामले में की जा रही है। वो कह रहे हैं कि पहले जब फौज की नौकरी थी तो हजारों हजार युवा जाते थे साल में नौकरी करने के लिए, अब ये 500-600 पर आंकड़ा सिमट गया है, हम आएंगे तो इसको खत्म करेंगे। दूसरी तरफ इनेलो जॉब कैलेंडर निकाल चुकी है। वो कह रही है कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो रोजगार को लेकर आपका प्लान क्या है? देखो, जहां तक वैकेंसीज की बात है, जब वैकेंसीज जितनी होंगी तभी तो भर्ती होगी। अब ये झूठ बोल रहे हैं, इतना भर्ती करते हैं, 1 लाख भर्ती करते हैं, 2 लाख भर्ती करते हैं, 5 लाख भर्ती करते हैं। अरे अगेंस्ट वैकेंसी तभी तो भर्ती होती है, वैकेंसी होगी तो तभी तो भर्ती होगी। और अग्निवीर जहां तक बात, सुन लीजिए, फिर आप वो बीच में बोलेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। जब लड़का नौकरी लगने की एज में वो भर्ती हो जाता है और जब तक वापिस आता है वो वेल ट्रेंड होके आता है, उसको पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के बाद में वहां से पैसा मिलता है। कुछ तो वहीं रुक जाते हैं और जो यहाँ आते हैं वो लोकल फोर्सेस में हो जाते हैं, अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो जाते हैं। और फायर ब्रिगेड है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें वरीयता के आधार पर वो भर्ती हो जाते हैं और उधर से वेल ट्रेंड यही बात अपनी बारे में बोलिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। प्राइवेट सेक्टर में भी उनको वरीयता दी जाती है क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं और डिसिप्लिन के मामले में, हर मामले में, ईमानदारी के मामले में वो वेल ट्रेंड होते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है सरकार की, बहुत अच्छी स्कीम है और इसका स्वागत योग्य कदम है सरकार का। और जहां तक वैकेंसीज की बात कर रही है, सरासर झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1 लाख भर्ती करते हैं, 2 लाख भर्ती करते हैं, 5 लाख भर्ती करते हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वैकेंसी होगी तभी तो भर्ती किए जाएंगे। आगे वैकेंसी तो भर्ती होती है, जब वैकेंसी नहीं होगी तो भर्ती कहाँ से करोगे? वो ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जब तक तो सरकारी नौकरी होती थी फौज की तब तक 5000 भर्ती होते थे और अब जब अग्निवीर की बात आ गई तो 800, 900, 600 इतने ही लोग भर्ती होते हैं। मैडम 900 में से भी 25%। पहले तो इनका ब्रेक लगाओ। ये ऐसा है, जब मैडम क्या होता है आपको ही पता है ज्योति जी, भाई वैकेंसी होगी उसके अगेंस्ट तो भर्ती होगी, उसमें वैकेंसी निकाली जाएगी। भाई इतने पद रिक्त हैं, हर डिपार्टमेंट से उसकी सूची आती है। भाई इलेक्ट्रिशियन के इतने हैं, भाई ड्राइवर के इतने हैं, हर डिपार्टमेंट के, आर्मड फोर्स में इतने हैं, हर डिपार्टमेंट के इतने इतने पद खाली हैं। अच्छा चलिए, प्रदेश भर में ऑल ओवर नौकरी की बात की जाए तो कितना टारगेट है आपका? कितना टारगेट है नौकरी का कि इतने लोगों को नौकरी देंगे? क्योंकि इनेलो 1 लाख बोल चुकी है। ऐसा है, हमने 1.25 लाख से ज्यादा तो नौकरी हम दे चुके हैं और वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के। कांग्रेस के टाइम में, इन लोगों के टाइम में पहले भर्तियां कैसे होती थी? पहले खर्ची पर्ची से होती है तुम्हारी भर्तियां। पहले क्या होता था? जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर भर्ती होती थी। हमने इस वाद को तोड़ा, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। आगे का टारगेट बताइए ना, बेटा जो हुआ वो हमने देख लिया। आगे 50,000 तो अभी भर्ती करने लग रहे हम। 50,000 के करीब तो अभी भर्ती करेंगे हम। और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, वो तो आंकड़े बता रहे हैं।
और ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब वो फटाफट खटाखट वाले कहाँ गए? इन्होंने वो जॉब कार्ड वो क्या नाम है, गारंटी कार्ड बांटे थे भाई महिलाओं के 8,500 रुपए महीने में उनके खाते में आएगा, 1 लाख रुपए सालाना उनके खाते में। ये 8,500 वाली लाइनें तो लग रही हैं लखनऊ में, तमाम जगहों पर लाइनें लग रही है। इस पर जवाब मैं लूंगी हांडा जी, लेकिन उससे पहले अनु जी कुछ कहना चाह रही हैं। ये भागे फिर रहे हैं, ये फटाफट, और कई जगहों पर 1 लाख वाली लाइनें भी लग रही हैं। हाँ, और ये भाग रहे हैं झूठ, ये काट के दिन के चढ़ गई, अब अभी आगे चढ़ने वाली नहीं है। तुम्हारी एक बार चढ़ती है, काट के बार नहीं हो। ठीक है शर्मा जी, रोक रही हूँ, समय की पाबंदी है। ठीक है, भागे फिर रहे हैं, भागे रोक रही हूँ शर्मा जी। अनु जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आऊंगी हांडा जी। अनु जी। जी ज्योति जी, अभी बात चली नौकरियों की, तो मैं सबसे पहले तो याद दिलाना चाहूंगी कि हाल ही में जो नीट की परीक्षा हुई है, एक रेप्यूटेड परीक्षा देश की, जो मेडिकल की परीक्षा, और उसके अंदर जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं, ये बहुत शर्मनाक है। पूरे देश ने देखा कैसे बच्चे रो रहे थे अपने करियर को लेके। उसके बाद इन्होंने कहा कि खर्ची पर्ची की बिना पर्ची। अरे खर्ची पर्ची तो नीट के एंट्रेंस टेस्ट तक में चल रही है आज की तारीख में। करोड़ों रुपए खाए इन्होंने। जी आप अपने समय पे बोलिएगा। उसके बाद जैसे मेरी बहन ने कहा कि खर्ची पर्ची नहीं चलती, सूटकेस चलते हैं, और HPSC के दफ्तरों में पकड़े जाते हैं सूटकेस। कौशल रोजगार की लिस्ट भी संघ के दफ्तरों से दिल्ली से बन के आती है हरियाणा के लिए। जो लोग भाजपा को वोट देंगे उसी को लगाएंगे कौशल रोजगार में भी। वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए भी ये सिस्टम है। बात करते हैं खर्ची पर्ची की, जितना भ्रष्टाचार भाजपा के राज में हुआ है। फिर मैं आना चाहूंगी कांग्रेस पे, जिस तरह से देख ले शर्मा जी, आऊंगे थोड़ा रुकिए। कांग्रेस के राज के अंदर जिस तरह से एक जिले के अंदर नौकरियों की बंदरबाट हुई, वो पूरे प्रदेश को याद है। इनेलो के राज के अंदर जितनी नौकरियां दी गई वो पूरे प्रदेश में बराबरी से दी गई। उसके बाद आमतौर पे जो हमारे बीजेपी के भाई हैं वो कहते हैं कि हमने हर बिरादरी को, गरीब को, अमीर को नौकरी दी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी बड़ी स्पष्टता से, आप कौन होते हैं? बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान ये कहता है कि सबको नौकरी बराबरी से मिलेगी, जिसका जितना हक है वो नौकरियां संविधान देता है। आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कैटेगरी को जॉब कैलेंडर भी समझाइए थोड़ा सा, जॉब कैलेंडर भी समझाइए। 20 सेकंड आपके पास। हाँ, जॉब कैलेंडर जो हमने जारी किया है उसमें हमने ये बताया है कि हरियाणा के अंदर कितनी वैकेंसी, कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, और प्राथमिकता से सरकार बनने के बाद हम कितने पद भरेंगे, और उसके लिए हमने टाइम बाउंड किया है। तो वो है कि 1 लाख पद हम तुरंत भरने का काम करेंगे। तो ये तो बिल्कुल जितनी भी सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं वो तो भरे ही जाएंगे, और पूरे प्रदेश के बच्चों को बराबरी से नौकरी देने का काम करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के। खर्ची तो जिस तरीके से भाजपा और रोहतक की पर्ची नहीं चलने देंगे, सिर्फ पूरे प्रदेश को समानता देंगे। चलिए ठीक है, रोक रही हूँ। हांडा जी। हाँ जी, जब वक्त आएगा वो पता चलेगा ये किसको प्रेफरेंस देंगे या किसको नहीं देंगे। इनको याद दिला दूं, 10-10 साल इनके दोनों सुप्रीमो जेल में काट के आए हैं। 3206 टीचर्स को भर्ती के मामले में। रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। तुम्हारा केजरीवाल दारू बेच के जेल में गया। केजरीवाल दारू चोर, वो दारू बेच के जेल में जाता है, उसके साथ तो आप गठबंधन करते हो। आप किस मुंह से बोल रहे हो? आपका जो हुड्डा है वो बाहर इसलिए है क्योंकि तमीज से नाम लीजिए अन्नू जी, बीजेपी के साथ मिला हुआ है। कांग्रेसन की कोई बात हम नहीं सुनेंगे। ये जो कांग्रेसन प्रवक्ता है बदतमीजी, ऐसे लड़के कुछ नहीं होगा, लड़के कुछ नहीं। कांग्रेसन प्रवक्ता बदतमीजी से डिबेट मत करे। बिल्कुल, भाषा की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना चाहिए। किसी की भावनाएं आहत ना हो, भाषा की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना चाहिए। एक एक करके दोनों से मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा बिल्कुल रखें, बिल्कुल रखें भाषा की मर्यादा। हांडा जी आप कहिए। अनु जी कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे। फिर मुझे दोनों को होल्ड करके शर्मा जी पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे दोनों को होल्ड करना पड़ेगा। दोनों को होल्ड कर रही हूँ, प्लीज। हांडा जी रोक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ। फिर आप दोनों आपस में लड़ने लग जा रही हैं, फिर क्या मतलब है? शर्मा जी आप अपनी बात का जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे। रोक रही हूँ दोनों को रोक रही हूँ। शर्मा जी नहीं, ऐसे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप ही लोग जो समझ पा रहे होंगे एक दूसरे को, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। शर्मा जी आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दोनों म्यूट हैं। शर्मा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
बोलने वाला, सुन लीजिए। में जेल में बैठे तो आप गठबंधन कर रहे हो। कौन जेल में गया, कौन सजा काट रहा है, इससे अभी कुछ मिलेगा क्या? अभी क्या मिलेगा? अभी मोदी ईमानदार लगता है आपको, है ना? हेमंत सोरेन को डाला जेल में, ईमानदार लगते हैं आपको मोदी? बताना जरा। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, भी नहीं लगता। मोदी के बारे में आपको क्या लगती है? जमीन को लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। अच्छा, एक एक करके बात रखेंगे तो कितने अच्छे से सुनेंगे लोग। जमीन नहीं, कैसे समझाना पड़ेगा? मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे समझाना पड़ेगा। तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हमारे लिए गौरव की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे ऐसे महापुरुष हैं इनको ये मौका मिला है। और झूठ बोल रहे आप जनता के सामने। क्या आप लोग सच में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं? मोदी जी के नाम से क्या लेती है? और विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार। हांडा जी देखिए, इस आरोप प्रत्यारोपों को अगर किनारे रख दिया जाए ना तो बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनको लोगों को तीसरी बताया बार जाता है। प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है वो। उन्होंने सिद्ध किया है। अभी G7 का सम्मेलन था, उनका ऐसे वेलकम हुआ जैसे भगवान का वेलकम होता है, जैसे देवता का वेलकम होता है, ऐसे वेलकम हुआ है उनका। आपके टाइम में एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। शर्मा जी रोक रही हूँ, रिसीव करने नहीं आया। रोक रही हूँ प्लीज। मैं एक बात कहना आपके कहने से क्या आप बात कहिए ना, फिर बात कहिए ना, फिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? बातों को रखिए अपनी, लड़ने का क्या मतलब बनता है? बदली है उन्होंने। और पंडित शर्मा जी रुकिए, जब मैंने आपको बोलने को बोला था तब आपके पास आवाज नहीं पहुंची, थोड़ा सा रुकिए। अनु जी आऊंगी। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना एक साथ तीनों लोग बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? 82 साल का बुढ़ा। देवतुल्य है, देवतुल्य, देवतुल्य, देवतुल्य। ये तुरप्पा देवतुल्य यौन शोषण। अरे लानत है, ऐसी बातें करते हो। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। दोनों को रोक रही हूँ, सबसे पॉपुलर। आप लोग बात नहीं रखेंगे अपनी, मैं समझ गई, आप दोनों को कोई नहीं रखेगा अपनी बात। चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। हांडा जी प्लीज, हांडा जी आपको म्यूट कर रही हूँ, दोनों को म्यूट कर रही हूँ। अनु जी अपनी बात रखिए। शर्मा जी आपको भी म्यूट कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग क्या करें, आप ही लोग समझ पा रहे होंगे। अनु जी अपनी बात रखिए। भाजपा को खर्ची पर्ची आप निकल रही है। अनु जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? हम्म, जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बहन है, ये आज बड़ा भाषण दे रही है भ्रष्टाचार के ऊपर, खासकर नौकरियों में भ्रष्टाचार के ऊपर। तो मैं यहाँ बहुत स्पष्टता से याद दिला दूं कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इनमें कांग्रेस ने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिस पार्टी की नींव कांग्रेस के विरोध में पड़ी थी, जो कागज लेके घूमते थे कांग्रेस के घोटालों की, आज इनका लाड हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। और जिस आम आदमी पार्टी ने इनको दिल्ली में और पंजाब में खत्म करने का काम किया, उसको ये इंट्रोड्यूस करवाते हरियाणा के अंदर, उसको ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं हरियाणा के अंदर। और पूरा राज्य ये अच्छी तरह से जानता है कि जो जमीन घोटाले हुड्डा साहब ने किए थे सोनीपत झज्जर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे जो जमीनें सस्ते दामों पे किसानों से खरीदी थी, उसके कागज तैयार पड़े हैं। और इस वजह से हुड्डा जी भाजपा की मदद करते हैं, और वो ही मजबूरी थी कि गठबंधन नहीं होने दिया। इंडिया गठबंधन के अंदर टांग अड़ाने का काम इन्होंने किया, वरना आज केंद्र के अंदर। ठीक है, समझ गई आपकी बात को, लेकिन ये बात तो सभी को एक्सेप्ट करना होगा, ये राजनीति है, यहाँ पर परमानेंट कोई किसी पार्टी का साथी नहीं होता, ना ही दुश्मन होता है। जिसको जहाँ फायदा लगता है उधर लुढ़क जाता है। ये हम सभी जगह से देखते आते हैं, चाहे बिहार की आप बात कर लो, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, किसी भी प्रदेश की बात कर लो आप। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि अगर वो किसी के साथ अभी खड़ा है तो अगले पल वो उसके साथ खड़ा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। छोटा सा कमेंट लूंगी मैं, रोकूंगी। अनु जी समय की पाबंदी है। हांडा जी अपनी बात को रखिए प्लीज, 1 मिनट में अपनी बात को रखिए, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। सभी से निवेदन है, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई नहीं सुन पा रहा है आपको, कोई नहीं समझ पा रहा है। म्यूट कर दिया कीजिए ज्योति जी। आप अनम्यूट हैं, आप अपनी बात रखिए। शर्मा जी प्लीज रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात को, समझ गए, लोगों ने सुन लिया। आप एक बार सुन लीजिए उनको, आपके पास लौटूंगी। जैसे भगवान का वेलकम होता है ऐसे वेलकम हुआ था उनका। या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? आपको क्या दिक्कत आ रही है? देवतुल्य। शर्मा जी ठीक है, सुन लिया उन्होंने बहुत बार, हमने भी सुन लिया, अब थोड़ा सा उनको भी सुन लीजिए। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया उनको, ठीक है, मौका मिला है। ठीक है, शर्मा जी को म्यूट कर दीजिए, हांडा जी अपनी बात रखिए।
पांडे जी अपनी बात रखिए। हाँ वो म्यूट हो गया, आप अपनी बात बता रही थी ये हरियाणा में पेपर लीक, नीट का जो बड़ा जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड का पेपर होता है डॉक्टर्स बनने के लिए, जिसमें पूरे देश की क्रीम आती है, उसका इन्होंने कहाँ पर गुजरात में पेपर लीक, यूपी में लीक, मध्य प्रदेश में लीक, हरियाणा में भी लीक। और आप यकीन करेंगी ज्योति जी 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अमीरों के घर से हैं, लाखों करोड़ों लाखों में उनको पेपर बेचा गया। तो और ग्रेस मार्क्स दिए, बाकी बच्चे रो रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिन्होंने कोचिंग ली, गरीबों के जो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो 67 स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट नंबर आपको, अमीरों के बच्चे हैं जिनको इन्होंने पास करा। उसी के लिए तो हल्ला बचा हुआ है, हम कमेटी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। शट अप यू, कीप योर जैब शट। देखिए प्लीज भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, मुझे बार बार ये याद नहीं दिलाना चाहिए। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, मुझे ये नहीं दिलाना चाहिए याद कि आपको कितनी मर्यादा रखनी है, इस बात को सभी को समझना चाहिए। आप फिर म्यूट में डालिए ना, आप वो म्यूट पर ही है, इसीलिए मैंने आपको बात रखने को कहा, वो म्यूट पर ही है ना। फिर ज्योति जी मुझे तो सुन रहा है, और अपनी तरफ से तो आप ही म्यूट रखवाएंगी ना, अपनी तरफ से आप ही, हमने अपनी तरफ से रखा म्यूट, अपनी तरफ से तो आप ही रखा। खैर आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। शर्मा जी आप अपनी बात रखिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आप लोग इतने समझदार, अगर मुझे इतना टोकना पड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है ना, मुझे इतना नहीं टोकना पड़ना चाहिए। मजबूत विपक्ष संसद में बैठा इस टाइम। ठीक है, आप मजबूत विपक्ष से समझ गए आपकी बात को। तैयारी अब विधानसभा चुनाव को लेकर के है। शर्मा जी अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। जी ऐसा ज्योति जी, हमारी तैयारियां पूरी हैं और कार्यकर्ता हमारे बहुत मजबूत है, बूथ कमेटियां तक हमारा संगठन मजबूत है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही मिलनसार है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और 36 बरादरी के मसीहा हैं। बहुत बढ़िया वेलकम होता है और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। तीसरी बार वो हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपसे मैडम हाथ लाने से क्या फायदा? चलिए ठीक है, ये आने वाले हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुख्यमंत्री जी तीसरी बार आने वाले समय पता चलेगा। ठीक है, रोक रही हूँ। ठीक है शर्मा जी, हो गई बात करी, 30 सेकंड हो गए। अनु जी फाइनल कमेंट। जी अभी मेरी कांग्रेस की बहन ने कहा कि मजबूत विपक्ष शायद अनु जी को पसंद नहीं। मजबूत विपक्ष तो हरियाणा में भी था, 31 एमएलए लिए बैठे थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। कहाँ थे वो एमएलए? अपने अपने घर में बिस्तरों में सोए पड़े थे, किसी ने चूं तक नहीं करी। आप बात करते हो किसानों का वोट चाहिए, किसानों का सिर्फ वोट चाहिए, और जब बात आती है साथ देने की तब कांग्रेस कहाँ छुपी बैठी थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि पैदल यात्रा में मीडिया ने जगह नहीं दी। इसको कांग्रेस के प्रवक्ता को चुप करवाइए। वो म्यूट है, आप अपनी बात रखिए, वो चुप नहीं होंगे। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, पैदल यात्रा को मीडिया ने कवर नहीं किया। 1000 करोड़ का चंदा तो आप भी लिए बैठे हो इलेक्टोरल बॉन्ड से। इतनी भली नहीं है कांग्रेस, वो तो हिम्मत मानो क्षेत्रीय दलों की। चवन्नी का चंदा नहीं लिया और उसके बावजूद चंदा नहीं लिया। अच्छा आय से संपत्ति के ऊपर किसके ऊपर केस करें? 10 साल कौन जेल रह के आया? 10 साल जेल कौन रह के आया? आय से संपत्ति के मामले में 200 करोड़ चंदा तो दारू बेच के लेता है। आपकी जो और सहयोगी पार्टियां हैं सबने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है वो भी तो। चलिए ठीक है, आपके आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहेंगे, किसके पास संपत्ति कितनी है कितनी नहीं है, ये सब खबरें हर दिन आती रहती है, इसमें बहुत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो विधानसभा चुनाव के लिए अब हरियाणा में तैयारियां तेज होने लगी है और इसी कड़ी में बैठकें भी जारी है। इस बीच बीजेपी की बैठक हुई और प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति हुई। फिलहाल आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।